अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर के कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8, 9 और 10। आज हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसको भी मार्क कर लें। क्या डिफरेंस है जी क्वेश्चन नंबर 12 में दूसरे क्वेश्चंस की निस्बत? देखिए, अभी तक हमने 5 क्वेश्चन जो किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट से रिलेटेड, उन पांचों की पांचों क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड को अगर आप देखें तो अपनी बुक्स खोलकर ज़रा देखिए, शाबाश। फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट है, जो अमाउंट है, वो आपको एस्टिमेटेड फिगर गिवन है। एस्टिमेटेड फिगर मतलब डिटेल नहीं बताई हुई कि फैक्ट्री ओवरहेड के कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। जैसा कि आप तो जानते हैं, मैंने इनिशियल लेक्चर्स में बताया था कि फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल भी आता है, इनडायरेक्ट लेबर भी आती है, और बाकी सारे मिसलिनियस एक्सपेंसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन आती है आपकी, आपके जो सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरीज हैं वो इनडायरेक्ट लेबर में आती हैं, वो भी एफओएच का हिस्सा हैं। फिर जितने भी टैक्सेस हैं फैक्ट्री की, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, ये सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। लेकिन हमें पांचों क्वेश्चन जो हमने किए हैं, उन पांचों क्वेश्चन में एफओएच की एस्टिमेटेड वैल्यू गिवन थी। मतलब क्या लिखा हुआ था कि यार भी 50% ले लें जी, किसका? लेबर का 50% ले लें। यार ये रेट है लेबर का, इतने और लेबर ने काम किया, उसको एफओएच के रेट से मल्टीप्लाई कर दें। फैक्ट्री ओवरहेड की परसेंटेज गिवन होती थी, एस्टिमेटेड। परसेंटेज हमेशा एस्टिमेशन को जाहिर करती है। जबकि ये जो क्वेश्चन हम अब करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एफओएच के एक्चुअल एक्सपेंसेस के बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन अगर आप देखें तो लिखा हुआ द फॉलोइंग डाटा आर प्रोवाइडेड बाय द कंट्रोलर ऑफ द कोहिनूर कंपनी। कंट्रोलर भी अकाउंटेंट को ही कहा जाता है। सबसे पहले आपके पास कैश गिवन है, कैश आपका करंट एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल आपके करंट एसेट्स हैं। इनका फिलहाल हमें हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। इन्वेंट्रीज में तीनों इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस और मटेरियल, इनकी ओपनिंग डाटा भी गिवन है और इसका एंडिंग डाटा भी गिवन है। उसके बाद लिखा हुआ है मटेरियल परचेज, डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल परचेज है। सेल्स डिस्काउंट, सेल में से माइनस होगी, नेट सेल्स आ जाएंगी। फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंस गिवन है 4,68,400, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, कि ये नामुकम्मल एफओएच का एक्सपेंस है, इसमें डेप्रीसिएशन शामिल नहीं है। तो हम क्या करेंगे जी, हम डेप्रीसिएशन जो होगी ना फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स की, फैक्ट्री की मशीनरी की, फैक्ट्री की बिल्डिंग की, जो भी होगी वो डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे तो एफओएच का टोटल एक्सपेंस आएगा। फिलहाल ये एफओएच का एक्सपेंस है जी 4,68,400। आगे चलें आप तो लिखा हुआ जी मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंस हैं, इसमें भी डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। 3,44,200 ये इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस। इसमें डेप्रिसिएशन कौन सी होती है जी? जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के जो एसेट्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह हैं, ऑफिस की बिल्डिंग है, ऑफिस का फर्नीचर है, या मार्केटिंग में यूज़ होने वाली गाड़ियाँ हैं, उनकी डेप्रिसिएशन जो है वो भी इसमें शामिल नहीं है। अब डेप्रिसिएशन है कितनी? कहता है डेप्रिसिएशन जो ना वो टोटल है 1,16,000, जिसमें से 90% मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है और 10% मार्केटिंग और एडमिन से रिलेटेड है। मतलब ये 1,16,000 का 90% लेंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ कि वो फैक्ट्री ओवरहेड में लिखी जाएगी, और 10% किससे रिलेटेड है? मार्केटिंग से रिलेटेड है। अगर 10% मार्केटिंग और एडमिन से रिलेटेड है तो अंडरस्टूड है कि ये 10% किस में लिखा जाएगा? ये मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस में लिखा जाएगा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है जी कि आपने एफओएच का एक्चुअल एक्सपेंस निकालना है, मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस गिवन है, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देनी है। रिमेनिंग पार्ट है जी क्वेश्चन का, सेल्स गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, फ्रेट ऑन मटीरियल परचेज, फ्रेट ऑन मटीरियल्स परचेज। फ्रेट ऑन मटीरियल परचेज किस में ऐड हो जाएगा? ये मटीरियल परचेज में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि सीजीएस कैलकुलेट करते वक्त जो परचेजेस हैं उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। उसके बाद रेंटल इनकम इनडायरेक्ट इनकम है, इनकम स्टेटमेंट में लिखी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेबल, ये भी इनकम स्टेटमेंट में माइनस हो जाती है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जी इनकम स्टेटमेंट बनाएं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। तो सबसे पहले क्योंकि रिक्वायरमेंट इनकम स्टेटमेंट की है तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। उसमें जो चीज़ें मिसिंग होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मिसिंग होगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट मिसिंग होगी, तो वो हम बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अगर आप देखें तो इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आपने ऑलरेडी देखा है, सबसे पहले सेल्स लिखी जाती हैं। इसमें एक स्टार्ट में ही एक चेंज ये है कि आपने उसमें से सेल्स डिस्काउंट माइनस करनी है।
क्वेश्चन नंबर 12 हम करने जा रहे हैं जी। कोहिनूर इंडस्ट्री है, इसकी इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है। फॉर द ईयर एंडेड ईयर जो है हमें गिवन है या नहीं, नहीं जी ईयर गिवन नहीं है, बल्कि लिखा हुआ रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2003। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं। इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट का थोड़ा सा इजाफा थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट में ये हुआ है जी कि इनकम स्टेटमेंट में आपको इनडायरेक्ट रेवेन्यू गिवन है और इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है, तो कोई इशू नहीं है जी, आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना आता है सारे का सारा। तो ये दो चीज़ें न्यू भी आ जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं इंशाल्लाह ताला आपके लिए होगी। बस ये फॉर्मेट मैं बार बार देखें हर क्वेश्चन में रिवाइज़ कर रहा हूँ। तकरीबन आज ये 6th लेक्चर है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपने लिखनी है जी सेल्स इनकम स्टेटमेंट में। इस बार सेल्स के साथ सेल डिस्काउंट भी है, तो वो सेल्स में से माइनस हो जाएगी, लेस सेल्स डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपके पास आएंगी नेट सेल्स। नेट सेल्स में से हम लेस करते हैं जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने लेस करने हैं जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास इस क्वेश्चन में इकट्ठे दिए हुए हैं मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। और ये आपने कौन से लिखने हैं, इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन भी इन्हीं से रिलेटेड है, वो आपने इसमें ऐड करके लिखनी है। तो आपके पास आ जाएगी नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में आपने ऐड करनी है अदर इनकम, जो कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन है रेंटल इनकम के नाम से। और इसमें से लेस करना है आपने इंटरेस्ट चार्जेस को, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स आपको गिवन है। ये आप लेस कर देंगे तो आएगी नेट इनकम बिफोर टैक्स। पहले थी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अब क्योंकि इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो ये आ गई नेट इनकम बिफोर टैक्स। टैक्सेस क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इनकम स्टेटमेंट यहाँ तक ही हम बना पाएंगे इस क्वेश्चन में, और यही आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। डाटा आपके पास गिवन है, देखिए सबसे पहले शाबाश सेल्स कितनी है आपके पास, सेल्स हैं 18,44,000। उसमें से सेल्स डिस्काउंट जो है वो माइनस होगी। सेल्स डिस्काउंट जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी बुक्स पर 8,000 है, ये 8,000 जो है वो आप माइनस कर दें 18,44,000 में से। तो आपके पास नेट सेल्स आ गई 18,36,000। अब नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होनी है, वो आपके पास नहीं है। उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आएगी। देन हमने माइनस करने हैं मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस, और वो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन गिवन है, हमने उनमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ जी, ताकि जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो सॉल्व हो ना। मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन गिवन है,
मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन गिवन है। कितने हैं जी? मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस हैं जी आपके पास 3,44,200। इसमें आपने ऐड करनी है डेप्रीसिएशन ताकि ये फुल फ्लैज हमारे पास आ जाए। अब डेप्रीसिएशन कितनी है जी? लिखा हुआ डेप्रीसिएशन में, लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन की जो अमाउंट है ना 1,16,000, उसमें 10% जो है ना वो मार्केटिंग और एडमिन से रिलेटेड है, वो आ जाएगी 11,600। तो ये मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस आपके पास आ जाएंगे जी 3,44,200, उसमें ऐड कर दें 11,600, तो आपके पास टोटल मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस आएंगे 3,55,800। अब इनको यहाँ पर पुट कर देते हैं जी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन इनमें शामिल नहीं थी, वो हमने ऐड कर दी है जी। तो ये आ गई 3,55,800। ये लेस करने हैं आपने, आपके पास आ जाएगी नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन कब आएगी? जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस क्वेश्चन का इशू है, वो हमारे पास नहीं है। आगे चलते हैं तो रेंटल इनकम है। रेंटल इनकम आपके पास है 64,000 और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेएबल है 16,000। ये माइनस करना है आपने। तो सिर्फ मसला किसका है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो जैसा कि हम पहले भी करते रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे वर्किंग के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, इस वजह से आप लोग ये वर्किंग जो है ना मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस की नोट कर लें। यहाँ पर मैंने फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड वर्किंग करनी है। अभी क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। तो साथ साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लें। फॉर द ईयर एंडेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट जो आप हर क्वेश्चन में बनाते रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये स्टेटमेंट जो है ये अच्छी तरह याद हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो ये बेटा आप लोग सीरियसली स्टेटमेंट को लें, क्योंकि स्टेटमेंट के बगैर ये चैप्टर नहीं समझ आने वाला आपको। मैं दोबारा से रिवाइज़ कर रहा हूँ हर लेक्चर में, ताकि आपको अच्छी तरह से स्टेटमेंट जो है उस पर ग्रिप हो जाए। तो सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल के बारे में, फिर उसके बाद लेबर, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, इस तरह तरतीब से चलना है। तो मटेरियल ओपनिंग गिवन है, इसमें ऐड करेंगे मटेरियल परचेज्ड, फिर इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ ये है जी फ्रेट ऑन परचेजेस। तो आपके पास आएगा जी रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से लेस कर देंगे जी हम मटेरियल एंडिंग। तो आपके पास आ जाएगा मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ जब आपके पास आ जाए, ये फर्स्ट पार्ट था, जब ये आ गया आपके पास, अब आपने इसमें लेबर ऐड करनी है।
एक फैक्टर मटेरियल, दूसरा फैक्टर लेबर, तीसरा फैक्टर फैक्ट्री ओवरहेड। तो जब डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे तो इट कम्स प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड आप ऐड करें। इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड का की अप्लाइड मतलब एस्टिमेटेड डाटा नहीं है, एक्चुअल डाटा है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं जी अभी वर्किंग में। तो जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो आपके पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, इसमें ऐड करेंगे अब वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। तो आ गई जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग में से लेस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो आ गई आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड कर दें फिनिश गुड्स ओपनिंग। तो आएगी जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से लेस कर दें फिनिश गुड्स एंडिंग। तो आपके पास आ जाएगी जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट है। इसको मैं रेज़ करने लगा हूँ क्योंकि मुझे एफओएच की वर्किंग के लिए स्पेस चाहिए होगी। तो अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो इसको यहाँ पर स्टॉप करके इस वीडियो को इसको नोट कर लें। मैं इसको रेज़ करने जा रहा हूँ। तो इस स्टेटमेंट पर वापस आ जाएंगी। मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग हमें गिवन है। मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग है 88,000। इसमें ऐड करना है मटेरियल परचेज हमने, वो है 3,66,000। फिर इसमें फ्रेट ऑन परचेजेस भी हमने ऐड करना है, वो है 6,600। तो इसको ऐड करके आपके पास आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ 88,000 प्लस 3,66,000 प्लस 6,600। इसमें फ्रेट ऑन परचेजेस ऐड करें तो ये आएगा जी 4,60,600। 4,60,600 में से लेस कर देंगे मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग, दैट इज 64,000। 64,000 माइनस कर दें तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाएगा 3,96,600। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड के बाद आपने इसमें ऐड करनी है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर भी आपको गिवन है 5,23,600। इसमें ऐड कर दें जी लेबर 5,23,600। तो प्राइम कॉस्ट आ गई 9,20,200। प्राइम कॉस्ट के बाद हमने ऐड करना है जी इसमें फैक्ट्री ओवरहेड। हम अगर क्वेश्चन में देखें तो फैक्ट्री ओवरहेड FOH लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। FOH गिवन है एक्स डेप्रीसिएशन मतलब एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन लिखी हुई है जी फैक्ट्री ओवरहेड 4,68,400। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने ऐड करनी है डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन के साथ लिखा हुआ है कि डेप्रीसिएशन का 90% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है।
अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 1,16,000, मतलब डेप्रिसिएशन है 1,16,000। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है FOH से रिलेटेड है, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहा जाता है। इसका 90% पोर्शन फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है। तो 1,16,000 का हम 90% ले लेते हैं, वो आ गया 1,44,100, 1,44,100। अब FOH का टोटल एक्सपेंस आपके पास आ जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डेप्रिसिएशन है वो फैक्ट्री ओवरहेड है, तो फैक्ट्री ओवरहेड का टोटल एक्सपेंस आ जाएगा 5,72,800, 5,72,800। ये 5,72,800 ऐड होगा तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 9,20,200। ये ऐड करें तो करंट मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी 14,93,000, 14,93,000। इसमें अब ऐड करना है हमने वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, वो है 29,800। इसमें ऐड कर दें 29,800, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी 15,22,800। लेस कर दें जी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, वो है 38,800। इसमें से माइनस कर दें 38,800, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लिखना था, लेकिन वो गलती से जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखी गई थी। तो 38,800 माइनस किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आती है जी 14,84,000। 14,84,000 में ऐड करें जी वर्क इन फिनिश गुड्स ओपनिंग, वो है 44,200। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी प्लस 44,200, तो आ गई 15,28,200। 15,28,000, सॉरी, ये ऐड करना था हमने, ब्रैकेट ऐड किया, ऐड ही है, लेकिन वो ब्रैकेट हमने लगा दी है माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बस ये ब्रैकेट हटा दें, बाकी ठीक है। लेस कर दें जी फिनिश गुड्स एंडिंग, फिनिश गुड्स एंडिंग की वैल्यू है 66,000, 66,000 माइनस 66,000, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी जी 14,62,000, 14,62,200। तो ये 14,62,200 हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है, यही हमारा अल्टीमेट पर्पस था इस क्वेश्चन का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से ही इनकम स्टेटमेंट नहीं बन पा रही थी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने फाइंड आउट की है 14,62,200, इसको अब आप नेट सेल्स में से माइनस कर दें। $18,36,000, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3,73,800, 3,73,800। अब इसमें से हमने लेस करने हैं जी मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंसेस, वो हैं 3,55,800। तो ये आपके पास नेट इनकम आ गई 18,000, नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें रेंटल इनकम ऐड कर दें और इंटरेस्ट चार्जेस माइनस कर दें, तो आपके पास नेट इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगी जी 66,000। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। रिक्वायरमेंट इनकम स्टेटमेंट थी, जब हमने वो बनाई इनकम स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन में दो नई चीज़ें आई हैं। नई चीज़ें तो नहीं कह सकते हम इसे, लेकिन अभी तक जो हमने 5 क्वेश्चन किए उनमें ये चीज़ें नहीं थी, रेंटल इनकम थी और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स था।
तो रेंटल इनकम क्योंकि इनकम ऐड हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स क्योंकि एक्सपेंस है माइनस हो जाएगा, तो नेट इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगी। बिफोर टैक्स इस वजह से क्योंकि टैक्स अभी तक पे नहीं किया हमने। उसके बाद क्योंकि हमने जब देखा बाकी सारी चीज़ें फिल करने के बाद तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं थी, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हमने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट एज़ यूजुअल बनाई। जगह ज़रा कम थी तो इस वजह से ये ओवर राइटिंग हो गई है। बहरहाल फॉर्मेट बिल्कुल इसी तरह ही फॉलो करें आप, इंशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास आ गई, वो आपने पुट की तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसे किसी सूरत भी मिस, वैसे तो कोई लेक्चर भी मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है जितने लेक्चर मिस करेंगे आपका ही उसमें नुकसान है। ये तो अंडरस्टूड है और पहले भी आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब क्लासेस रिज्यूम होंगी, दोबारा से स्टार्ट होंगी, तो ये जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं ये दोबारा रिवाइज़ करने का मौका हमें नहीं मिलेगा। तो दूसरी बात ये कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट इस लिहाज से होगा क्योंकि उसमें हमने अप्लाइड और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड अगर किसी क्वेश्चन में इकट्ठी आ जाएं, फैक्ट्री ओवरहेड की एस्टिमेटेड वैल्यू भी आ जाए और फैक्ट्री ओवरहेड की एक्चुअल वैल्यू भी आ जाए, तो तब क्या करना है। ओवर और अंडर अप्लाइड की अंडरस्टैंडिंग भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आगे जाकर आपको तकरीबन हर क्वेश्चन में ही फेस करनी पड़ेगी ये वाली इशू कि आपने एक्चुअल एफ भी गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको अप्लाइड एफ भी गिवन होगा, तो यू हैव टू डिटरमाइन भाई हम प्रिंसिपली कौन सा लिखें, एक्चुअल एफ लिखें या अप्लाइड एफ लिखें। और अगर हम अप्लाइड लिख लेते हैं तो उसका जो डिफरेंस होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो कैसे हमने ख़त्म करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस लिहाज से, इस चैप्टर को समझने के लिहाज से। तो इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर जो है यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि आप लोग अच्छी मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाब करे, हमें अल्लाह ताला ईमान की ज़िंदगी दे और ईमान की मौत नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।